नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नील्स बोर की परिकल्पना को। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका चैप्टर चल रहा था उसी चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था, चाहे वो रदरफोर्ड का प्रयोग हो या फिर परमाणु प्रतिरूप हो, चाहे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हो या जे थॉमसन की जो परमाणु प्रतिरूप था, उन सबको हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। यदि आपने इस चैप्टर की अब तक 2 वीडियोस में पहले बना चुका हूं और ये तीसरी वीडियो है इस चैप्टर की, मतलब या कहें कि ये तीसरा भाग है, तो आपने यदि वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उन वीडियोस को आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नील्स बोर की परिकल्पना। देखिए, जब हमने लास्ट वीडियो में जहां पर उसको एंड किया था तो वहां मैं आपको रदरफोर्ड का जो प्रयोग था, स्वर्ण पत्र प्रयोग, उसे समझा रहा था। ठीक है, उस प्रयोग के बाद में जो अगले वैज्ञानिक आए वो थे नील्स बोर। नील्स बोर ने अधिकांश जो समस्याएं थी जो कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग में रह गई थी, उनको काफी हद तक सुलझा दिया था। ठीक है, तो क्या क्या उन्होंने नई चीज बताई उनको हम डिस्कस इसमें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सिद्धांत या ये परिकल्पना दी कब गई। तो ये दी गई थी 1913। ठीक है, 1911 में रदरफोर्ड अपना स्वर्ण पत्र प्रयोग देते हैं। उसके 2 वर्ष के पश्चात इन्होंने अपनी जो परिकल्पना है उसको प्रदर्शित कर दिया। अब बात आती है कि इनकी जो परिकल्पना थी इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो मुख्य विशेषताओं में से ज्यादातर को मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो देखिए, इसमें सबसे पहली चीज जो है वो इन्होंने क्या बताई, तो इन्होंने इस चीज पर विशेष रूप से ध्यान दिया कि सबसे पहले तो इन्होंने अपना जो प्रतिरूप बनाया वो हाइड्रोजन परमाणु की संरचना को समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु की संरचना को समझाते हुए इन्होंने परमाणु के बारे में ही कुछ परिकल्पनाएं प्रदर्शित कर दी, जिनकी मुख्य विशेषताएं निम्न। सबसे पहली जो इन्होंने बातें बताई थी उनमें सबसे पहली चीज इन्होंने ये बताई कि जो परमाणु है, परमाणु का जो केंद्र है उसमें नाभिक उपस्थित होता है। ठीक है, क्या उपस्थित होता है? नाभिक। और इस नाभिक के अंदर मुख्य रूप से प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो धनावेशित होते हैं। इस चीज के बारे में सबसे पहले जो बताया वो नील्स बोर ने बताया। ठीक है, एक परिकल्पना के रूप में कि भाई परमाणु जो है उसका जो केंद्र है उसमें नाभिक है। देखिए, रदरफोर्ड के प्रयोग में भी हमने यही चीज समझी थी। ठीक है, लेकिन उसको एक तरीके से अपग्रेड करने का जो काम है वो किया नील्स बोर ने। तो इन्होंने कहा कि भाई जो परमाणु है उसका जो केंद्र है उसमें नाभिक उपस्थित है और ये जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं और ये प्रोटॉन जो है ये धनावेशित होते हैं। दूसरी विशेषता इन्होंने क्या बताई, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ में गति करते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर, कोश या कक्षा कहा जाता है। ये आप ध्यान से समझिए, होता क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के ही चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो वो जब चक्कर लगाते हैं तो उनका एक निश्चित पथ होता है, निश्चित ऊर्जा वाले पथ में वो चक्कर लगाते हैं। तो निश्चित ऊर्जा वाला जो पथ है उसे उन्होंने नाम दिया क्या? ऊर्जा स्तर, कोश या कक्षा। ठीक है, एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल, ये सभी जो नाम है वो उन्होंने किसको दिए थे? जिस पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तीसरी विशेषता उन्होंने क्या बताई, उनका जो परिकल्पना है उनकी तीसरी विशेषता यह है कि ये कक्षा या कोश जो होंगी ये संकेंद्रीय रूप में होती हैं, जिन्हें KLMN से दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं इस डायग्राम को। आप यहां इस डायग्राम को समझिए। देखिए, ये जो हिस्सा है ये एक हिसाब से परमाणु की संरचना हम इसे कह सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो परमाणु का केंद्र है इसे तो क्या नाम दिया गया? नाभिक। और इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। किस रूप में है वो कोश? संकेंद्रीय रूप में। संकेंद्रीय रूप में, संकेंद्रीय का मतलब होता है जिनका केंद्र एक हो। तो देखिए आप, ये जितने भी जो ये पथ हैं जिनको मैंने KLM से प्रदर्शित किया हुआ है, इन सब का केंद्र तो यही है, परंतु इनका जो व्यास है वो कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है, जिन्हें हम KLMN इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो पूर्णांक होती है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। ठीक है, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। अगली विशेषता क्या है, यहीं पर इसे समझा रहा हूं मैं। अगली जो विशेषता है इससे संबंधित वो ये है कि जैसे जैसे आप
नाभिक से दूर जाते जाएंगे, जो कोश या कक्षक हैं, इनकी जो ऊर्जा है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ये नाभिक से दूर जाते जाएंगे, इनकी ऊर्जा जो है वो तेजी से क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और ये नाभिक से उतना ही दूर भी होते जाएंगे। इसका मतलब m की जो ऊर्जा है वो k और l से ज्यादा है। k की ऊर्जा इन दोनों से कम है। क्यों है k की ऊर्जा सबसे कम? क्योंकि k नाभिक के बिल्कुल पास है, जबकि m जो है वो नाभिक से दूर है। दूसरी चीज ये कि जो नाभिक के पास होगा, जो ऊर्जा स्तर या कक्षा नाभिक के बिल्कुल पास होगी, उस पर नाभिक का नियंत्रण सबसे ज्यादा होगा, जबकि जो ऊर्जा नाभिक से दूर होगी उस पर उसका नियंत्रण सबसे कम होगा। इसका मतलब आप समझिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर तो आकर्षण ज्यादा है, लेकिन इस पर आकर्षण उतना ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो कैसी है, ज्यादा है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, जो नियंत्रण है वो भी कम होता जाएगा, जबकि दूरी अगर कम होगी तो नियंत्रण कैसा रहेगा, ज्यादा। ठीक है, तो दूरी बढ़ने के साथ साथ नियंत्रण की जो प्रवृत्ति है वो कम होती जाती है। इसीलिए जो बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता यह है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं केवल उसी कक्षा में गति करते हैं जिसका कोणीय संवेग NH/2π होता है। ये एक गणना है, NH/2π के बराबर होना चाहिए क्या, कोणीय संवेग। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसी कक्षा में गति करेंगे, ये जो कक्षा है जिसका संवेग या कोणीय संवेग कितना होता हो, NH/2π। यदि इसको वो मैच नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स उस कक्षक में फिर गति नहीं करेंगे। तो ये इनकी चौथी विशेषता थी। पांचवी विशेषता हम समझते हैं। पांचवी विशेषता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे आप मुख्य रूप से समझेंगे कि देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में अगर चक्कर लगा रहा है, न बाहर जा रहा है न नीचे आ रहा है, तो उसकी ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यह आप अगर ध्यान रखेंगे तो मैं इस चीज को बताना चाहूंगा कि यह कमी थी रदरफोर्ड के मॉडल की। जब हम रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये समझा था कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी थकते तो होंगे और थककर जो है ये नाभिक में गिर जाने चाहिए। तो उसका जो जवाब है वो हमें यहां से मिल जाता है, जो नील्स बोर ने बताया है कि जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो ना तो इसकी ऊर्जा बढ़ेगी और ना ही इसकी ऊर्जा घटेगी। इसकी ऊर्जा पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब जब कोई परिवर्तन ही नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि ना तो वो नीचे आ पाएगा और ना ही ऊपर जा पाएगा। तो इसलिए उसके नाभिक में गिर जाने की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं इसमें हल हो गई थी। ठीक है, अगली हम विशेषता को डिस्कस करते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के अवशोषण से उच्च ऊर्जा स्तर में जबकि उत्सर्जन से निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इस पॉइंट को हम समझते हैं कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। देखिए, जब हम इस परमाणु को बाहर से ऊर्जा उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, बाहर से इसे ऊर्जा दी जाएगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको ऊर्जा प्राप्त होगी। तो ये उत्तेजित होकर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले कक्षक में चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले कक्षक में, और ये कहां चले जाएंगे, बाहर। इस तरह से जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहेगी। तो अवशोषित जब होगी ऊर्जा तो ये उच्च ऊर्जा स्तरों में जाएंगे। जब उत्सर्जित होगी, मतलब कि इसमें से ऊर्जा अगर निकलेगी बाहर, उत्सर्जन होगा ऊर्जा का, तो ये क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, मतलब कि ऊर्जा स्तरों से घटते जाएंगे। ठीक है, निम्न में आएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा तो वह अपने से निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। ये मुख्य विशेषताएं हैं नील्स बोर की परिकल्पना की, जो कि हाइड्रोजन की संरचना को समझाते समय नील्स बोर ने बताई थी। ये मुख्य विशेषताएं हैं किसकी, नील्स बोर की। लेकिन अब आप ये समझिए कि विशेषताएं चाहे कितनी भी अच्छी हों, लेकिन कोई भी जो परिकल्पना हो या सिद्धांत हो अपने आप में बिल्कुल 100% सही नहीं हो सकता है। जैसे और सिद्धांतों की कोई ना कोई कमी थी, ठीक उसी तरीके से नील्स बोर की भी कुछ ना कुछ कमियां थी।
अब वो क्या कमियां थी? तो बहुत सारी जो कमियां हैं वो नील्स बोर की परिकल्पना में हमको दिखाई देती हैं, जिनको कि मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आपने ये नोट नहीं किया तो आप नोट जरूर करते रहना इसको अपने साथ में, ठीक है? ये नोट भी आपको करते चलना है, तो आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर मैं इनकी जो कमियां थी उनको आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो मुख्य रूप से क्या क्या कमियां हैं इनकी, उनको हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो कमियां हैं इनके सिद्धांत की वो क्या हैं, ठीक है? देखो भाई, सबसे पहली जो इनकी कमियां थी, आई होप ये आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आप ले सकते हैं वो ले लीजिएगा इसका, ठीक है? अब हम समझते हैं कि इनकी सबसे पहली कमी क्या थी। सबसे पहली जो इनकी कमी थी वो ये थी कि यह ज्यादा परमाणु क्रमांक, मतलब कि जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों उनके परमाणुओं की संरचना को स्पष्ट नहीं करता था। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो उनकी संरचना को तो इस परिकल्पना के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं, परंतु जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी ये सिद्धांत जो है वो कहीं ना कहीं उन पर अच्छे से अप्लाई नहीं किया जा सकता है, या जो परिकल्पना की जो विशेषताएं हैं उनको हम उन पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी नील्स बोर की परिकल्पना उन पे ठीक तरीके से अप्लाई नहीं होगी। दूसरी इनकी कमी ये थी कि भाई हम सब जानते हैं कि जो परमाणु है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ेगा और अणुओं का निर्माण करेगा, लेकिन वो करता कैसे है इस काम को? परमाणु जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ेंगे, जुड़कर अणुओं का निर्माण करेंगे, रासायनिक बंध बनाएंगे, तो वो रासायनिक बंध बनते किस तरीके से हैं उसके बारे में नील्स बोर की परिकल्पना ज्यादा कुछ बता नहीं पाई। साथ ही साथ इन्होंने स्पेक्ट्रम के आधार पर अपनी संरचना को या अपनी परिकल्पना को बताया था, लेकिन जब आगे और इसमें रिसर्च की गई तो वहां पर भी बहुत सारी जो है, बहुत सारी तो नहीं लेकिन हाँ कई कमियां जो हैं वो इसमें देखने को मिली। तो मुख्य रूप से यही कमियां थी। पहली तो ये कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी इनके परिकल्पना की जो अधिकांश बातें हैं वो उन पे अप्लाई नहीं हो पाएंगी। दूसरी जो मुख्य रूप से कमी थी वो ये थी कि भाई परमाणु जो हैं वो रासायनिक बंध बनाकर अणुओं का निर्माण करते हैं, तो वो अणुओं का निर्माण होता किस तरीके से है उसके बारे में भी इनकी जो परिकल्पना है वो ज्यादा जानकारी नहीं दे पाई। तो ये नील्स बोर की परिकल्पना की मुख्य बातें थी जिनको आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अगर कर सकते हैं इस वीडियो को तो जरूर कीजिए, जिससे कि और बच्चे जो हैं वो भी पढ़ के अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ा सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।